देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक सुपर पावर इमर्ज हुआ, क्योंकि उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज्यादा पार्टिसिपेट करा नहीं था, और इसके बारे में मैंने कई बार चर्चा किया है, और हमारे पिछले एपिसोड्स में भी मैंने चर्चा किया, आप पुराने एपिसोड्स को देख सकते हैं। एंड पर्पसफुली उसने अपने कंट्री की जो करेंसी है डॉलर, उसको एक तरह से रिजर्व करेंसी का स्टेटस दिलवा दिया। क्यों? क्योंकि इस कागज का टुकड़ा जिसको डॉलर का नाम दिया गया, इसके पीछे जो बैकिंग थी उसको गोल्ड कहा गया, क्योंकि यूएसए ने मोटा मोटा वर्ल्ड के 70-80% जो उस टाइम पे गोल्ड रिजर्व्स नोन थे, वो सारे एक तरह से हथिया लिए बाकी कंट्रीज से। एंड अल्टीमेटली बाकी कंट्रीज को कहा, जिसको कब कहा? ब्रेटन वुड्स नाम की एक जगह पे, जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कई 44-45 कंट्रीज को इनवाइट किया, इंक्लूडिंग यूके भी था, रशिया भी था, जर्मनी भी था, फ्रांस भी था, इटली भी था। यानी कि ये सारे कंट्रीज को इनवाइट किया और कहा कि भाई तुम्हारे पास तो भाई इस टाइम पे कुछ खास है नहीं, तुम्हारी इकोनॉमिकली डाउनटर्न है, तुम्हारे पास मेजरली डेट बहुत ज्यादा बर्डन अप हो गया है, एंड इस टाइम पे मैं ही सबसे बड़ा सुपर पावर हूं, मेजोरिटी ऑफ गोल्ड मेरे पास है, तो गोल्ड के अगेंस्ट ये डॉलर है, तो ये डॉलर जो करेंसी है ये वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी बन जाएगी। ऑब्वियसली सारे कंट्रीज ऑलरेडी डेट के अंदर थे, और मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज ने जो डेट था वो भी यूएसए से ले रखा था। तो मान ले, उन्होंने कहा ठीक है जी, रिजर्व करेंसी आपका स्टेटस हो गया। एंड इसके बारे में हमने डिटेल में पुरानी वीडियोस में जिक्र किया है, आप वो पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। अब अगर हम इसी को और समझें, तो रिजर्व करेंसी का मतलब यह है कि जब भी डॉलर छपेगा तो यूएस के पास एक फ्री हैंड है कि वो जितना मर्जी छाप सकता है। हालांकि उसने कमिट तो ये किया था 1944-45 में कि जितना मेरे पास गोल्ड है, उस गोल्ड की एक वैल्यूएशन फिक्स कर लेते हैं, और उस वैल्यूएशन के तहत उतना डॉलर मैं छापूंगा। मगर यूएसए ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा डॉलर छाप दिए, और बाकी कंट्रीज जो थी वो एक तरह से यूएस का जो ट्रेजरी होता है, यूएस का जो बॉन्ड होता है, यूएस का जो कागज का टुकड़ा होता है, वो बाकी कंट्रीज खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी कंट्रीज को लगता है कि जो हमने पैसे कमाए हैं, इस पैसे को हम कहां पे सेफली पार्क कर दें। जैसे कि अगर भारत में हम पैसा कमाते हैं तो सबसे सेफ हमें क्या लगता है? हम कहते हैं भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके एफडी कर लेते हैं, या हमें लगता है पीएफ में पैसा कटवा देते हैं, या हमें लगता है पोस्ट ऑफिस स्कीम में पैसा लगा देते हैं, या हम सोचते हैं चलो किसी बैंक के अंदर एफडी डाल देते हैं, किसी मतलब किसी अच्छे बैंक के अंदर हम एफडी डाल देते हैं, हमारा सेफ है यार, पैसा सेफ है। ऐसी वर्ल्ड में किसी कंट्री को आप सोचो, आप तो शुक्र मनाइए कि भारत में पैदा हुए हैं, सोचो कोई कंट्री में बेचारा अफगानिस्तान में बैठा है, कोई पाकिस्तान में बैठा है, कोई अर्जेंटीना में बैठा है, कोई ब्राजील में बैठा है, कई ऐसे कई मैक्सिको में बैठा है, कोई वेनेजुला में बैठा है, कई ऐसे कंट्रीज हैं। उन कंट्रीज को लगता है कि जो हम पैसा कमा रहे हैं, या उन कंट्रीज के इंस्टीट्यूशंस को लगता है कि जो हम पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे को हम कहां इन्वेस्ट करें या कहां पार्क करें, तो उनको लगता है सबसे सेफ है यूएस का ट्रेजरी बिल, यानी कि यूएस का बॉन्ड। यानी कि अपने को ये सबसे सेफ लगता है यार। तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ जो कंट्रीज थे, उनके जो सेंट्रल बैंक्स थे या उनके जो इंस्टीट्यूशंस थे, जिनको हम शैडो ऑर्गेनाइजेशंस भी कह सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज भी कह सकते हैं, उनको जब पैसा पार्क करना होता था, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कागज का टुकड़ा जो यूनाइटेड स्टेट्स इशू करता था, वो कागज को खरीदते थे, यानी कि अपना पैसा यूएसए में इन्वेस्ट करते थे। और यूएस के लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि यूएस अपना कागज का टुकड़ा इशू करता था, बाकी उसे पैसा लेता था, और उस पैसे से अपनी बढ़िया गाड़ी चलाता था। यानी अपने घर में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करता था, और स्पेस प्रोग्राम्स करता था, या कई जगह वॉर करवानी हो तो वॉर की फाइनेंसिंग कर देता था, या कोई वॉर में बेचारा परेशान हो गया उसको एड दे देता था, या कहीं पे फ्लड्स आए थे तो अच्छा बिग बॉय बनने के नाते उसको पैसा दे देता था कि जल जा जी ले अपनी जिंदगी टाइप से ना। एंड करते 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 यूएस ने अपने आप को एक सुपर पावर का स्टेटस दिखाया कि देखो जी हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, आपको पैसे की जरूरत है, बताओ जी, हमारे पास पैसे ही पैसे हैं। और फाइनेंसिंग कहां से हो रही थी? बाकी कंट्रीज से। मगर ऑफ लेट धीरे धीरे करते करते कई कंट्रीज जो बाकी थे वो इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन कंट्रीज को लगा अरे यार ये यूएस तो हमारे साथ गेम खेलता है, दो कंट्रीज को आपस में लड़ाता है, एक को पैसे देता है और एक के ऊपर सैंक्शंस लगाता है, एक को डिफेंस इक्विपमेंट देता है, एक को खरीदने को मजबूर करता है, एक को फ्री में देता है थोड़े हथियार लड़ने के लिए। हथियार की जब नुमाइश हो जाती है, शोकेसिंग हो जाती है, तो यूएस को कहीं और से ऑर्डर्स मिल जाते हैं कि वाह जी वाह, आपका हथियार बड़ा अच्छा था जी।
तो ये कई कंट्रीज को समझ आया। एंड ऐसे में जब कई कंट्रीज को समझ आया तो कई कंट्रीज आपस में इकट्ठे होने लग गए, और वहां पे भारत ने स्पेसिफिकली इन द रीसेंट टाइम्स, पिछले 5-10 सालों में एक बहुत बड़ा रोल प्ले अदा किया, और भारत ने इन सारे कंट्रीज को इकट्ठा लाने में एक तरह से कोशिश करी। एंड वो करते करते जब ये सारे कंट्रीज इकट्ठे हो रहे थे, साथ में यूएसए ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दी। जब रशिया यूक्रेन हुआ तो रशिया ने एकदम से अलग हो गया, और चाइना को डर लगने लगा कि कहीं कल को ये मेरे साथ भी ऐसा ना कर दे। तो रशिया चाइना इकट्ठे हो गए। अब रशिया चाइना भारत को भी कह रहे हैं भाई हम इकट्ठे हो जाते हैं, RIC बना देते हैं, और भारत तो वैसे भी ब्रिक्स तो बना ही रहा है एक तरह से। तो ऐसे में इन रीसेंट 3 to 5 years जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो ट्रेजरी है, जो कागज का टुकड़ा है, वो कोई मेजर कंट्री नहीं खरीद रहा। एंड जिन कंट्रीज ने पहले यूएस की ट्रेजरीज खरीदी हुई थी, वो सारे कंट्रीज उन ट्रेजरीज को बेच रहे हैं। इसका मतलब ये, आप नटशेल में तो यूं समझो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो फाइनेंसिंग मशीन थी, वो रुक गई है।